एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सही होंगे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल के 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो इंडियन पॉलिटिकल की एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो उसके फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है, हर एक एंगल से आपको जो है ब्रीफ नॉलेज होनी ज़रूरी है हमारी इंडियन पॉलिटिकल की। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इसके आसपास के जितने नए क्वेश्चन बनते हैं उनको भी जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत जो है निरस्त किया गया, यानी कि खत्म किया गया है। इसका ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और प्रीवी काउंसिलिंग क्षेत्राधिकार लोक अधिनियम 1949 और भारत सरकार अधिनियम 1919। जो 395 अनुच्छेद के तहत जिसको जो है जिस अधिनियम को जो है खत्म किया गया था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है केवल और केवल ये 2 अधिनियम है जिनको जो है निरस्त किया गया था 395 अनुच्छेद के तहत। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू किए गए थे। जो 26 नवंबर 1949 है, इस समय पर भारत का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, पर जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब ये लागू हुआ, बनाकर तैयार हो गया था, उसके अंदर तब उस समय इसके अंदर क्या क्या जो है शामिल किया गया था। नागरिकता को शामिल किया गया था, निर्वाचन को भी, और अस्थायी संसद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको शामिल किया गया था? अस्थायी संसद को। पर जो शामिल नहीं किया गया था वो कौन सा था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है लागू हुए थे। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तीनों को जो है लागू किया गया था, जो है इसे मौलिक अधिकार को जो है लागू नहीं किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो ये मौलिक अधिकार है ये कब लागू किए गए? ये किए गए थे हमारे 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसके तहत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको लागू किया गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जब संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, उस समय पर कितने थे ये? उस समय पर ये कितने थे? इसकी संख्या 7 थी। पर अब जो है इसकी संख्या कितनी है? 6 है। जो संपत्ति का अधिकार है इसको निकाल कर जो है प्रॉपर्टी राइट में डाल दिया गया है। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में आते हैं? ये आते हैं हमारे भाग नंबर 3 में। और यहीं से हमारा एक नया क्वेश्चन बनता है कि जो भाग नंबर 3 है, फंडामेंटल राइट है, इसको संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान के कौन से भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है? ये कहा गया है संविधान के भाग 3 को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। निम्नलिखित से कौन सा तथ्य संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? जो संविधान की प्रस्तावना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना है इसके अंदर ही सब कुछ मेंशन है। संविधान के उद्देश्य, शक्ति के स्रोत और कानूनी व्याख्या, हर एक चीज़ जो है इसमें लिखी है हमारी प्रस्तावना के अंदर, हमारी प्रियम्बल के अंदर। और ये इसके संविधान का क्या है? एक अभिन्न भाग है। और इसे संविधान का अभिन्न भाग कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही बनाया गया था। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, यानी कि ठीक है प्रियम्बल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ये है कि यह किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे प्रियम्बल है, इसको न्यायालय के अंदर जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारत केस में दिए गए निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग है। हाँ, ये संविधान का भाग है, ये ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 और 2।
अब बात आती है कि प्रस्तावना को 2 बार संशोधित किया जा चुका है। ये गलत है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है इसको इसके अंदर जो है 1 बार संशोधन जो है किया गया है। और जब इसमें संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और उसके तहत जो हमारी प्रस्तावना है इसके अंदर एक तो समाजवाद और एक हमारा धर्मनिरपेक्षता और एक हमारा भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता, इसको जो है इसके अंदर शामिल किया गया था। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किससे संबंधित है? कल्याणकारी राज्य, जो भारत का संविधान है, जो मान लो हमारी कोई बुक है, कोई भी हम बुक लेके आते हैं, उसके बाहर एक मेन पेज होता है, उसके ऊपर हमारा हर एक चीज़ जो है लिखी होती है। और तो इसी तरह से जो हमारा संविधान है इसमें कल्याण का राज्य का आदर्श किससे स्थापित जो है किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका, यानी कि हमारी प्रियम्बल। हमारी जो प्रियम्बल है उसके अंदर जो संविधान की शक्ति है, स्रोत हैं, उद्देश्य हैं, कानूनी व्याख्या है, हर एक चीज़ रखी गई है। और एक कल्याण का राज्य का आदर्श जो है इसे माना गया है हमारी उद्देशिका के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों के बारे में सही है? अल्पसंख्यकों से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अल्पसंख्यक कौन से अनुसूची में आते हैं, ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बारी। और किस जो है अनुसूची के अंदर आते हैं? ये हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर आते हैं अल्पसंख्यक। और कई बार इनके हित के संरक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से हित के संरक्षण में, इनका कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है इनके हितों को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 29 के तहत जो है जो अल्पसंख्यक है इनके हितों को संरक्षण देता है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है अल्पसंख्यकों के बारे में? अनुच्छेद 30 के अनुसार देश के में अल्पसंख्यकों की 2 श्रेणी है, एक धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है, एक भाषाई आधार पर। बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये भी ठीक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम ने अभी तक 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में घोषणा करी है, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। 1, 2, 3 हमारा है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि हर राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर जो शिक्षा देने का माध्यम है वो कौन सा होना चाहिए? उनकी मदर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? ये कहा गया है कि अनुच्छेद 350 के तहत जो ये कहा गया है। भारत के संविधान में प्रतिष्ठित निम्नलिखित से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिक से संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज भी करता है कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 15 हमें जो है समानता का, यानी कि किसी के बीच में सब समान है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और 16 जो है अवसर की समानता, हर एक को जो है इक्वल अवसर मिलते हैं रोजगार को लेकर, किसी भी प्रकार को लेकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 किस में है? एक ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 21 है, इसको जो है नागरिक से संबंधित क्यों नहीं माना गया है? ये एक विशेष अधिकार है, और ये एक ऐसा अधिकार है जब देश के अंदर एक आपातकाल स्थिति लगती है, यानी कि जब इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है, तो उस समय भी जो है इसको जो है इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बिल्कुल सही नहीं है? यानी कि सही नहीं बताना है हमें। अब बात आती है जो अनुच्छेद 32 है इसके बारे में। जो अनुच्छेद 32 है इसको भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, यानी कि इसे जो है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा है, यानी कि ये एक ऐसा अधिकार है जो कि संविधान की आत्मा है। अब बात इसमें कौन कौन सी की गई है? अधिकार यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। यह मौलिक अधिकार का हिस्सा
नहीं है। ये क्या है, इसका गलत है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। यह एक अनुच्छेद 32 है, इसके तहत जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कहता है, प्रोटेक्ट कहता है। ये इनका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकार को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या है, गलत है। इसमें क्या पूछा गया था, सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत ही पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है, इसको गैर कानूनी तरीके से अगर बंदी बना लिया गया है तो उसकी स्वतंत्रता को लेकर वो कौन सी रिट जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है याचिका लगा सकता है, या उच्चतम न्यायालय जो है कौन सी रिट इसमें जारी कर सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात आती है कि जो हमारी रिट है वो कितने प्रकार की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 5 प्रकार की। अब बात क्वेश्चन दूसरा बनता है कि जो हमारी रिट है इनको जारी करने का अधिकार किसके पास है। इसको जारी करने का अधिकार हमारा है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अब बात क्वेश्चन हमारा तीसरा बनता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है इसको जारी करती है, 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करती है। अब जो रिट जारी की जाती है ये अधिकारों को रक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है। जो हमारे अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि हमारे संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार है। इस संविधान संशोधन के इस संविधान के अनुच्छेद के तहत ही जो ये 5 रिट है ये मौलिक अधिकारों को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। अब बात आती है ये दूसरी रिट। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर दूसरी तरह से पूछ ले परमादेश के बारे में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है वो अपने जिस भी ड्यूटी पर वो लगा हुआ है वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभा नहीं रहा है, उस समय कौन सी रिट जारी करेगा, उस समय जारी करेगा परमादेश। परमादेश ऐसा एक रिट है जब कोई व्यक्ति अपने एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक स्थान पर ड्यूटी पर खड़ा है पर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा, उस समय यह आदेश जारी करता है कि अपनी ड्यूटी जो है सही ढंग से करो। अब बात आती है हमारी एक और रिट, ये है हमारी सेटोरी रिट। ये हमारी एक ऐसी रिट है जिसके अंदर जो उच्च न्यायालय है उसको जो हमारे लंबे केस चलते हैं, छोटी छोटी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मान लो ये छोटी छोटी अदालतें हैं, वहाँ पर लंबे लंबे केस चलते हैं और कई बार केस इतने लंबे होते हैं और उनके जो मामले हैं वो कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ऐसे मामले में जो इनको छोटे जो न्यायालय हैं उनको आदेश देता है कि इस केस को जो है उच्च न्यायालय को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये कौन सी रिट है हमारी, उत्प्रेक्षण की रिट। एक रिट है हमारी अधिकार परीक्षा की। ये ऐसी है, मान लो कि कोई व्यक्ति है वो एक सार्वजनिक पद पर काम कर रहा है, यानी कि एक सार्वजनिक कार्य कर रहा है, कहीं भाषण दे रहा है, कहीं सरकारी काम कर रहा है, तो एक ये ऐसी रिट है उसमें सर्वोच्च न्यायालय है हमारा की रिट जारी करता है कि पूछता है कि तुम किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। अगर वो सही उत्तर इस बात का ना दे पाए तो उसे जो है इस अधिकार से वंचित किया जाता है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये भी है, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना ये भी है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये भी है, ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध में कौन से निम्न से किस लिए किए गए हैं। जो हमारी 5वीं और 6वीं अनुसूची है ये हमारी अनुसूचित जनजाति के हितों के रक्षण से संबंधित है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन से राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर क्या है हमारी ज़्यादा जो है जनजातियाँ हैं। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है या किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है या सरकार की आलोचना करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, यानी कि या तो खुद अपनी नागरिकता का त्याग कर दे या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की जो है नागरिकता प्राप्त कर ले। ऐसी 2 स्थितियों में जो है वो अपनी नागरिकता खो देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। अगर वो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तब भी उसकी नागरिकता खराब नहीं होती। अगर वो सरकार की आलोचना तो वो मोस्टली करते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी नागरिकता खत्म कर दे। तो इसका सही आंसर है 1 और 2।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा की जाती है यदि भारत के किसी भाग में सुरक्षा को खतरा है। 352 जो हमारे आपातकाल हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सबसे इसकी ट्रिक है 352, 356 और 360। ये ट्रिक है। सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है, फिर हमारा राज्य आते हैं और फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारा फाइनेंस आता है। सबसे पहले जब पूरे इंडिया में लगता है, इनके पूरे नेशन में लगता है, वो लगता है राष्ट्रपति शासन 352 अनुच्छेद के तहत, और 356 जो हमारा राज्यों में लगता है। 360 के तहत हमारा फाइनेंस यानी कि वित्त आपातकाल लगता है। अगर बात की जाए कि अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, इनकी 352 अनुच्छेद के तहत क्या लगता है? हमारा राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? ये हमारा 3 बार लग चुका है। अगर बात की जाए कि पहला कब लगा था, पहला लगा था 1962 को, और दूसरा लगा था हमारा 1971 को, और तीसरा लगा था हमारा 1975 को। जब पहला लगा था उसमें भी चीन युद्ध हुआ था, जब दूसरा लगा था उसमें पाक युद्ध हुआ था, और जब हमारा तीसरा लगा था उसमें भी देश के अंदर क्या हुए थे? आंतरिक दंगे हुए थे। यानी कि 3 बार अब तक हमारा आपातकाल जो है लग चुका है। अगर बात की जाए, एक और नया क्वेश्चन से बनता है, अगर आपातकाल लगाना है राष्ट्रपति को तो उसके लिए जो है कहाँ पर जो है बैठकर संसद में विधेयक पास किया जाएगा? वो किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। आपातकाल को लेकर जो है राज्यसभा के अंदर किसी भी प्रकार की जो है कोई भी चर्चा नहीं की जाती, लेकिन किसी प्रकार कोई भी विधेयक जो है नहीं लाया जाता। अब बात की जाती है कि 352 से जो आपातकाल लगता है वो कब, कैसी स्थिति में? अगर युद्ध की स्थिति हो तब, विदेशी आक्रमण हो तब, या देश के अंदर ही दंगे हो, फैल गए हो तब। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, जिस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 में है 1, 2, 3, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकार की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानून है? यानी कि अनुसूचित जाति के लिए तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 में बताया गया है ये अस्पृश्यता का अधिकार है, जिसमें कि सबको जो है छुआछूत का किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होता। और दूसरा है भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, ये भी है। और थर्ड जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बना था, हाँ ये भी है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्र है, गणराज्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी, गणराज्य है। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चाहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो संघ राज्य है उनके क्षेत्रों का प्रशासन कौन चाहता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। निम्नलिखित से संसद स्वरूप ही सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है? यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है? इसके अंदर क्या होती है? संसद की संप्रभुता होती है, लिखित संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है इसमें सबसे अगर बात की जाए सबसे ऊपर कौन मान जाती है? संसद मान जाती है, संप्रभुता होती है इनकी सबसे ऊपर। संसद के अंदर हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है आते हैं। निम्नलिखित भारतीय संसद के कौन कौन से अव्यय हैं? यानी कि भारतीय संसद के कौन कौन से भाग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संसदीय स्वरूप की सरकार में राज्य की वास्तविक जो शक्ति है वो किसके हाथ में होती है? जब संसदीय स्वरूप की सरकार है तो उस समय जो राज्य है, राज्य की वास्तविक शक्ति जो है किसके हाथ में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के हाथ में जो है वास्तविक शक्ति होती है। लोकसभा, राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या वो कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर 1। अब बात आती है हमारे लोकसभा और राज्यसभा। सबसे ऊपर हमारी कौन सी होती है? संसद होती है। और संसद के 2 भाग हैं, एक लोकसभा, एक जो है राज्यसभा। संसद हमारी आती है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा हमारी आती है 80 में, और लोकसभा आती है हमारी 81 में। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? हम उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। अब बात आती है इनकी सीट की। जो लोकसभा की सीट है और जो राज्यसभा की सीट है, लोकसभा की सीट कितनी है? ये हैं 552। ये सीटें कैसी होती हैं? 530 + 20। जी जो 530 सीटें हैं ये कहाँ से आती हैं? ये हमारे स्टेट से आती हैं।
और जो 20 सीटें हैं ये हमारी कहाँ से आती हैं, ये केंद्र राज्य से, ये जो हमारी यूटी है वहाँ से आती हैं। और +2 जो 2 सीटें हैं हमारी, ये हमारी एंग्लो इंडियन होती हैं, जो हमारे जो राष्ट्रपति है इनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 250 है। ये 238 जो है हमारी, ये हमारी स्टेट और यूटी से आती हैं। और जो बाकी की बची 12 सीटें हैं ये हमारी जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। अब यही से हमारे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने मनोनीत करता है, लोकसभा में केवल 2 करता है, और जबकि राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, 12 करता है। लोकसभा में वो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, और राज्यसभा में जो विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति है उनको मनोनीत करता है। अब एक क्वेश्चन और हमारे ये से बनता है लोकसभा और राज्यसभा का। जो लोकसभा की संख्या, ये संख्या है सीटों की, ये कब से ली गई है, ये ली गई है 1991 की जो जनसंख्या हुई थी उसके आधार पर। जब नई सीटें बनेंगी, कि जैसे अब पहली सीटें कितनी थी लोकसभा की, 552 थी, जब नई सीटें आगे बनेंगी वो किस ईयर के आधार पर बनेगी, 226 की जो संख्या होगी, जनसंख्या जनगणना होगी, उसके आधार पर जो सीटें तय होंगी। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात एक अध्यादेश। अब यहाँ से हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश क्या होता है, जब जो है दोनों ही सदन जो है नहीं होते, और उस समय पर जो एक अध्यादेश जो है राष्ट्रपति को जारी करना पड़ता है, कि जैसे कोई नया कानून बनाना पड़ता है या किसी पुराने कानून में संशोधन करना पड़ता है, तो उस समय पर राष्ट्रपति क्या जारी करता है, अध्यादेश जो है जारी करता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात एक अध्यादेश, यानी कि जो एक अध्यादेश है वो कितने समय पर जो है खुद ही जो है संचालित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है 6 महीने के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने के अंदर। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।